तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखेंगे द हिंदू में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज है 11 अप्रैल 2023। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि द हिंदू में क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी आर्टिकल्स को हमें अवॉइड करके चलना है। मैं आपको बता दूं साफ तौर पे कि आज द हिंदू ने ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को दिया है जैसे अगर आप मिस करोगे तो आप बहुत बड़े सदमे में चले जाओगे। इसलिए आप इस आर्टिकल्स को मिस नहीं करना। और इस आर्टिकल से मैं इतना 100% तो नहीं लेकिन 80% लिख के दे सकता हूँ कि इन आर्टिकल से, आज के आर्टिकल से एक या दो क्वेश्चन या तो यूपीपीसीएस या तो बीपीएससी या तो यूपीएससी या तो एमपीपीसीएस, इनमें से किसी एक में से क्वेश्चंस जरूर अराइज होंगे। क्योंकि रीजनल लेवल एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल लेवल दोनों के लिए ही आज का कुछ आर्टिकल ऐसा है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो है पहला तो पेज देख लेते हैं, ठीक है। मैं आज पूरा आर्टिकल बढ़िया से पढ़ा तो इसको समझ में आना मतलब आया कि आज यार आज तो एकदम कमाल का आर्टिकल है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो आर्टिकल है वो ये है कि इंडियाज बॉर्डर्स आर सेफ कांट बी वायलेटेड। शाह ये बात कहते हैं अमित शाह। वो गए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे और वहां पे उन्होंने कुछ, मैं यहाँ पे एक दो आर्टिकल ऐसे होंगे जिसको मैं आज वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि मैं आज उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। बिकॉज वो आ सकते हैं आपके मेंस से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बस बता देता हूँ कि यहाँ पे अमित शाह ने कुछ अच्छा मतलब ईस्टर्न एरियाज के लिए प्रोग्राम लॉन्च करा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा है, ठीक है। और उसका नाम है कंट्रीज ईस्ट और मोस्ट बॉर्डर। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश एज लॉन्च ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है ईस्टर्न बॉर्डर्स के लिए, मतलब ईस्टर्न राज्यों के लिए, ठीक है। और करीबन 48,000 करोड़ जो है और इस प्रोग्राम के लिए बीबीपी ब्रांड विलेज प्रोग्राम नाम का ये मतलब प्रोग्राम है। और 48,000 100 करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और करीबन करीबन 209,967 विलेजेस अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो है शामिल किए जा रहे हैं इसमें, 4 बॉर्डर स्टेट्स इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ करीबन का मतलब इतने पैसे इसमें खर्च किए जा रहे हैं और उसी के साथ इतने आप देख लो डाटा, ये देख लेना। तो इस डाटा को आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको एक रफली आइडिया दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए, 3D को लेके दिया है। मैं आपको बता दूं कि 3D पे क्वेश्चन एक बार 2013 में आया हुआ था, 2D और 3D पे टेक्नोलॉजी पे जीएस पेपर 3 में। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी ये 3D उस तरह का क्वेश्चन मतलब जिस तरह का उसमें था, ये वाला 3D नहीं है। बाकी हाँ 3D के ऊपर थोड़ा बहुत है, तो चाहो तो आप इसके 3D के कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बाकी कोई था नहीं और सीधा हम लोग जो मेन आर्टिकल है अपना वो चलते हैं। क्योंकि मेन आर्टिकल जो है आज के द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे, आज के द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे गाइज ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली। कुछ कुछ एडिटोरियल तो मतलब पढ़ने लायक तो थी ही नहीं, लेकिन कुछ एडिटोरियल में कुछ ऐसी अभी आर्टिकल्स थी जो पढ़ने लायक ऐसी थी कि जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि आप एन इन्फोर्स्ड साइलेंस कैन नॉट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम। कुल मिला के पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पूरा राजनीति, यहाँ पे राजनीति पूरा दिखाया गया है। यही है राहुल गांधी के अरेस्ट वगैरह को लेकर चीजें चल रही हैं कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना इंक्रोचमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये तो राजनीति है, तो ये ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे करिकुलम को लेके, यहाँ पे एक कॉर्नर में जो हमारा एनसीईआरटी का करिकुलम है उसको बदला गया है। तो मैं आपको साफ तौर पे बता दे रहा हूँ गाइस कि एनसीईआरटी के करिकुलम को लेकर अगर चेंजेस हुई हैं, यूजीसी ने भी जो बैचलर ऑफ जो आर्ट है उसमें भी आर्ट को लेके कुछ करिकुलम में अपना बदलाव किया है, ठीक है। तो आप इसको आप समझ लो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ किसी भी रीजनल एग्जाम को लेके या फिर आप यूपीएससी को ले लो, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि बन सकता है, पूरी तरह से संभावना है
क्योंकि इसी ईयर ये इनिशिएटिव्स लिया गया है, तो अगले साल क्वेश्चन बनना लाजमी सा है। तो क्या-क्या सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को हटाया गया है, कौन-कौन सी चीज़ों को फिर से इंक्लूड किया गया है, क्यों किया गया है और इसका प्रभाव कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो जो इम्पैक्ट है ना वो यहाँ से है, इम्पैक्ट आप यहाँ पढ़ लेना और कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ है, कैसी हैं, किन-किन चीज़ों में बदलाव हुआ ये है। तो ये पूरा आर्टिकल आज का आर्टिकल मतलब वीवीआई हो जाता है गाइस ये आर्टिकल। और आज का एक ही आर्टिकल वीवीआई नहीं है गाइस, आज का एक ही आर्टिकल वीवीआई नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज के करीबन 3-4 ऐसे आर्टिकल हैं जो वीवीआई में नहीं, वीवीआई में मोस्ट वीवीआई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट में। चलिए ये आज मैं आपको इसको आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। मोस्ट वीवीआई है ये क्वेश्चन हमारे मेन किसी ना किसी चीज में जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए जो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को इसने शामिल कर लिया है अपने में, ठीक है। ये ऑफिशियली शामिल हो गया है फिनलैंड यहाँ पे, ठीक है। स्वीडन, नॉर्वे, ये सब नॉर्वे तो चाहता है, स्वीडन वगैरह तो पहले ही, नॉर्वे तो मतलब पहले ही बन गया है, स्वीडन भी चाहता है लेकिन अभी वो बना नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो नाटो से जो फिनलैंड शामिल हुआ है इसका करीबन करीबन 1340 किलोमीटर बॉर्डर साझा होता है रशिया के साथ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया फिर से काउंटर मेजर करे स्टेप्स अपनाएगा, ठीक है। तो अब ये आप थोड़ा सा ये डाटा रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला हम लोग, ठीक है। जो कुछ डाटा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड एक ऐसा देश नहीं है जो कि पहले मतलब शामिल हुआ है अभी। जो रशिया है, रशिया से सटे हुए ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे कि नॉर्वे है और 1949 में फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। और ये शामिल हो गया था वहां पे नाटो में, मतलब 1949 में ही तो फाउंडिंग मेंबर भी रहा है ये। लताविया जो है 2004 में और लिथुआनिया फिर 2004 में, एक साथ लताविया लिथुआनिया 2004 में एक ही साल ये दोनों शामिल हो गए थे। इस्टोनिया फिर 2004 में भी शामिल हुआ था और पोलैंड 1999 में शामिल हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ से जो रशिया का जो जो एग्रीगेशन है टुवर्ड्स नाटो और भी बढ़ गया था। आप समझ सकते हो कि किसी भी देश के, आप ये बात समझो, किसी भी देश के चारों ओर, मान के चलिए चाइना हमारे चारों ओर आके एक 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 मिलिट्री कैंप बना ले, जैसे हमारे श्रीलंका में बना ले, जैसे बना ही रहा था तो हमें दिक्कत हो रही थी। म्यांमार में ऑक्यूपाई कर ले, आपको पाकिस्तान तो उसका फेवरेट है। मान के चलिए अगर इन सभी चीज़ों में ये चाइना अगर पूरा कॉम्प्लेक्सिटीज वहाँ पे बिल्ड कर ले हमारे अगेंस्ट में और हमारे यहाँ से उसका बॉर्डर साझा करता ही है, तो क्या आप ही सोचो, क्या आप क्या एक सही दिमाग से सो पाओगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री को नींद लगेगी? क्या हमें नींद लगेगी? हमारा दुश्मन हमें चारों ओर से घेर रहा है, घेर के बैठा पड़ा है, वो कब हम पे हमला बोल दे क्या पता। तो इसके लिए हमें काउंटर मेजर्स तो अपनाने होंगे। या तो हमें उन देशों को काउंटर करना होगा जो उनको शरण दे रहे हैं, या तो हमें खुद का मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करना होगा उतना। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेना चाइना के मतलब बराबर अगर पॉसिबल ना होगा तो हम क्या करेंगे, काउंटर मेजर स्टेप्स को अपनाएंगे टुवर्ड्स श्रीलंका, टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स म्यांमार, टुवर्ड्स बांग्लादेश, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीटेड पास्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मजेदार आर्टिकल था, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, देखिए 200 सालों का इनका कॉम्प्लिकेटेड पास्ट रहा है। मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बारे में आगे भी एक आर्टिकल है जिसको हम अवॉइड नहीं करेंगे, इसी नाटो के बारे में, इसी फिनलैंड के बारे में, और पूरा डिटेल्ड है, आगे भी एक आर्टिकल है, ठीक है। मैंने उसको भी पूरा पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे पहली बार 1809 में रशियन जार ने, अलेक्जेंडर नाम था, वो स्वीडन को डिफीट करा था और एक्वायर किया था स्वीडन से किसको, फिनलैंड को, ठीक है गाइस। अगला देखिए, फिर इसको ऑटोनोमस ग्रांट दे दिया गया रशियन एम्पायर द्वारा, फिनलैंड को फिर से मतलब मिल गया। फिर देखिए 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, जो बोल्शेविक जो मूवमेंट हुई थी, वहां पे क्या हुआ, इससे क्या हुआ 1970 में क्या हुआ कि एक वे मिला, एक रास्ता तैयार हो गया फिनलैंड को, क्या एक इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा मिल गया, इंडिपेंडेंस मिल गया 1977 में बोल्शेविकों के द्वारा। फिर देखिए क्या होता है 1970 के बाद यूएसएसआर का इमरजेंस होता है, आपको जैसा पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन अक्टूबर 1939 स्टालिन ने प्रपोज किया फिनिश रसिया बॉर्डर को, ठीक है। एक रशियन और फिनिश बॉर्डर जो है एक अच्छा सा तैयार किया, स्टालिन का प्रपोजल था वो 1939 में।
और वहां पे और यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, ये मतलब सही से हुआ नहीं। देखिए क्या होता है, व्हाट पीटर द ग्रेट फ्रंटियर हैड बीन लेड आउट इन 1721, अ मंथ लेटर द सोवियत यूनियन अटैक्ड फिनलैंड। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे क्या हो गया, वार शुरू हो गया फिनलैंड और रशिया के बीच। यहाँ पे क्या होता है, जिस वार को कहा गया विंटर वार, 1939 और 40 के बीच जो वार हुआ उसको विंटर वार के नाम से जाना गया, ठीक है। और यहाँ पे फिनलैंड डिफीट कर गया, मतलब अपना इंडिपेंडेंस तो बरकरार रखा लेकिन डिफीट इस मामले में कर गया क्योंकि क्योंकि इसने अपनी बहुत सारी टेरिटरी, एक अहम हिस्सा गंवा दिया था, ठीक है। टेरिटरी बट रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, देखिए वहां पे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो टेरिटरी का लूज कर गया है। फिर देखिए ईस्ट वाली यूनियन सोवियत यूएसएसआर ने फिनलैंड को रिज्यूम किया 1941 में, सपोर्टेड फिनलैंड अलायंस विद द थर्ड रीच। यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, फिनलैंड हैड बीन डिफीटेड अगेन, एक बार और वार होता है और वहां यूएसएसआर के द्वारा इसको मुक्ति खानी पड़ती है। हालांकि एक वहां पे थे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट जिनका नाम था कुश्ती पासकी भी, जूहो कुश्ती पासकी भी, ठीक है। बहुत बढ़िया ये क्या बोलते हैं ये थे प्रेसिडेंट, ठीक है। इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फिनलैंड में स्प्रेड करने से 1946 से 1956 तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने से फिनलैंड को बचा लिया। बहुत अच्छे ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, फिर 1948 में एग्रीमेंट होता है यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में कोऑपरेशन में, और यहाँ से उनका जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया जो है वो चलता है, मतलब उनका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा जाता है। यहाँ से मतलब बहुत सारा चीज बदल जाता है यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, तो वहां पे डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद भी रशिया और फिनलैंड के जो बीच टाई था वो बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चला। ये जानते हुए भी कि फिनलैंड और ये बढ़िया इसलिए चला क्योंकि फिनलैंड ने ये वादा किया है कि वो न्यूट्रल रहेगा, नाटो वाले देशों से न्यूट्रल रहेगा, यूरोपियन वेस्टर्न देशों से न्यूट्रल रहेगा, और इसलिए वो टाई बढ़िया भी चला। फिर देखिए अब देखिए ये रशिया का जो मतलब जो दिमाग था वो बदलता है और वो नाटो के प्रति काफी ज्यादा एग्रीगेटर हो जाता है, एग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे पीएफपी देखिए क्या होता है, नाटो बिगेन एज अर्ली इन 1994 with the partnership of peace program. Finland had a status of enhanced opportunity partner and contributed a significant, देखिए यहाँ पे नाटो को बहुत पहले से ही, नाटो को ये फिनलैंड बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करता था वो, जब बाल्कन वार हुआ था अफगानिस्तान और इराक में, अब अमेरिका जो कर मतलब नाटो जो देश कर रहा था, तो उसमें फिनलैंड फुल सपोर्ट किया इसको, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि रशिया का जो एग्रीगेशन था वो नाटो के प्रति बढ़ गया था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, अब आप देखिए ना, यहाँ पे लिथुआनिया को कर लिया 2004 में, 1999 में ये क्या बोलते हैं ये पोलैंड हो ही गया। अब सारे जो रीजनल कंट्रीज थे वो रशिया से डरे हुए रहते थे, तो उसने नाटो को चुना फॉर देयर सेफ गार्ड, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें हो गई और फाइनली आज जाके तुमको आपको देख लीजिए कि अप्रैल में 4 अप्रैल को आखिरकार नाटो को सदस्यता मिल गई, सॉरी फिनलैंड को सदस्यता मिल गई, और अभी फिनलैंड जो है पूरी तरीके से नाटो के अंडर है। तो फिनलैंड के अब यहाँ पे असेसमेंट एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि व्हाई शुड फिनलैंड गो इनटू द नाटो मेंबर, या फिर व्हाई इट वाज नेसेसरी फॉर फिनलैंड टू ज्वाइन द नाटो, या फिर मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी। इस तरह के तो मैं फॉर्मल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो उनमें से आपको ये चीज याद होना चाहिए कि क्या हुआ था, इम्पैक्ट क्या था, कुछ पास्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा रशिया पे, है ना। रशिया कैसे काउंटर मेजर अपना अपनाएगा, तो ये सभी चीजें कब हुआ था, क्यों हुआ था। देखिए एक और चीज मैं बता दूं कि नाटो जो है, नाटो में अब शामिल हो गया। इसका आर्टिकल 5 कहता है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्शन बढ़िया से दी जाएगी, ठीक है। तो ये नाटो का एक आर्टिकल है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यार, बात ये है कि नाटो में ज्वाइन होने का इसकी अपनी मजबूरी थी, फिनलैंड का ज्वाइन होने का अपनी एक मजबूरी थी। ये कर भी क्या सकता है, या तो ये अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को कैपेबल बनाएगा टुवर्ड्स रशिया, रशिया के अगेंस्ट रशिया, और या तो ये मतलब नाटो में शामिल होकर अपने एक सोवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा क्या करेगा, एक चैन की नींद सोने के लिए नाटो में शामिल हुआ है, और कुछ नहीं, आप ये बोल सकते हो। तो अभी ये फिनलैंड वाला ये अभी खत्म नहीं हुआ है,
आगे भी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए अभी आर्टिकल विक्टोरियल छूटा हुआ है गाइस, तो यहाँ पे देख लीजिए एक सिनेरियो यहाँ पे भी दिया है, वही है 1978, 1917, 1917, 1920 डोरपेंट जो डोरपेंट उस जो 1970 में हुआ था ना वार, वो ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी, फिर 1920 में फिनलैंड के बीच फर्स्ट सोवियत फिनिश वार शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है, कुछ पास्ट सिनेरियो है, इनको मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लेना। मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ यार, 15 मिनट की वीडियो हो गई। ठीक है, आप यहाँ देख लेना। ठीक है, इसकी कुछ इम्पैक्ट्स हो गई, कुड हैव यहाँ पे, क्या इसके अल्टरनेटिव में कुछ नाटो को नहीं था, नाटो क्या फिनलैंड के मतलब फिनलैंड क्या कोई अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं कर सकता था नाटो के ज्वाइन करने के इंस्टीड में अलावा, क्या कुछ नहीं और कर सकता था? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो वही है, क्या कर सकता था, या तो अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज को इनहेंस करता, और या तो इनहेंस कितना कर लेगा, रशिया के बराबर तो नहीं पहुंच जाएगा। तो आर्टिकल आज ये था, और दूसरा आर्टिकल है अ क्रिटिकल 6 मंथ्स फॉर द इंडिया यूएस टाइज। मैं आपको बता दूं, जाहिर तौर पे इसमें से क्वेश्चन अराइज होना लाजमी सा बन जाता है। ये सितंबर में बीपीएससी का एग्जाम है, और ऐसे मतलब नेक्स्ट ईयर आपका यूपीएससी का है, यूपीपीसीएस है, तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन अराइज हो। और वैसे एक और बात मैं बता दूं कि इसमें से ये जो आर्टिकल था ना, बहुत क्रूशियल आर्टिकल था। इंडियन अमेरिकन रिलेशन, इंडो पैसिफिक रिलेशन, इंडो पैसिफिक, ठीक है, ITU2 क्वाड, ये इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे कुछ कुछ चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, और मैं आपको क्या बताऊं यार, अगर मेरे पास टाइम यहाँ पे अगर मैं कुछ कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताता। ठीक है, लेकिन बिलीव कीजिए इसमें ऐसी ऐसी पॉइंट्स है जिसे आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। इंडो पैसिफिक को लेके, साउथ चाइना सी को लेके, चाइना का एग्रीगेशन को लेके, इंडिया के टाइज को लेके बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। और मेरा तो मानना यही है कि आप इसको एक नहीं 2 बार पढ़ लेना। मैं खुद भी इसको पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को 2 से 3 बार देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ, आई मीन मेरा पीएस आईआर है तो ऑप्शनल, तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए ये। तो ये तो पूरा मतलब एक इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे मैं छोड़ के गया हूँ। तो और मतलब सोचिए ना कि कितना इंटरेस्टेड ये पूरा आर्टिकल था कि मैं इसको एक एक लाइन इसका मतलब पढ़ा, और मजा सा आया है पढ़ के। पूरा इंडो पैसिफिक को लेके बहुत अच्छी चीज़ है, अप्स डाउन क्या रही हैं हमारे और इंडिया, यूएस और इंडिया के बीच में आखिर क्या रीजंस रहती हैं। तो आज का ये जो आर्टिकल था वो सच में बहुत क्रुशियल आर्टिकल था, ये आर्टिकल आप मिस नहीं करना, मैं आपको ह्यूजली सजेस्ट करता हूँ यार। आज के आर्टिकल, आज मज़ा आ गया था हिंदू पढ़ के। ठीक है, और फिर यहाँ पे आर्टिकल आज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल है आज, ये जो आर्टिकल है, हाउ फार रिसेंट वेदर इवेंट अफेक्टेड द व्हीट क्रॉप्स। मैं आपको बता दूं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट हुए हैं। जो मार्च में बारिश आई ना थोड़ा बहुत, इससे बहुत गंदे तरीके से इनका इम्पैक्ट इन पे पड़ा है। तो ये कुछ डाटाज वगैरह दी हुई हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया था कि 112 मेगा टन जो है वो प्रोड्यूस होगा वीट, और देखिए कि ऐसा नहीं हुआ है। पिछले साल 102 मेगा टन जो है केवल प्रोड्यूस हो पाया था, और मतलब उम्मीद यही थी कि 112 मेगा टन इस बार होगा। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं होता है, एस्टिमेट ये पूरा फुलफिल नहीं होता है, तो यही है कि प्राइस रेट जो है मार्केट में पक्का बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, और यहाँ ये पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, आखिर किस वजह से ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है बातें बताई हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या इफेक्ट हुआ है हमारे इंडियन व्हीट क्रॉप्स पे, ये जो बारिश आया है वो। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि निर्मला सीतारमण जो है हमारे फाइनेंस जो मिनिस्टर जो हैं, वो गई हुई हैं वर्ल्ड बैंक मीटिंग पे, IMF और वर्ल्ड बैंक के मीटिंग में गई थी, गई हुई हैं। ठीक है, बातें होंगी, बहुत सारी बातें होनी है, डेवलपमेंट वगैरह को लेके बातें होंगी, और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। तो इस आप आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। G20 होने वाला है, तो वहाँ पे भी G20 में भी फिर से वो मीटिंग होता है, यहाँ पे गांधीनगर में होगा, FMCBG का मीटिंग होगा। ठीक है, तो आप ये मतलब देख लेना। ठीक है, ये आर्टिकल भी बढ़िया रहा आपके लिए, मेरे मेरे हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे बिजनेस पे आते हैं हम लोग, सॉरी वर्ल्ड पे। यहाँ पे कुछ कुछ हेडलाइन वर्ल्ड की न्यूज़ पे देख लेना आप। देखिए, चाइना मिलिट्री जो है वो रेडी टू फाइट आफ्टर एक्सरसाइज नियर ताइवान, ये चाइना तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, हेडलाइंस हैं, इसको पढ़ सकते हो आप। देखिए, ये आर्टिकल फिर से मैंने पढ़ा, इस पूरे आर्टिकल को तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इसमें से कुछ कुछ द इम्पेडिमेंट्स
इन सभी चीज़ों को पढ़ा तो मतलब आप देख लेना। ये आर्टिकल ये बेसिकली ये कह रहा है ना कि मतलब यूक्रेन रशिया का वार होते हुए भी इंडिया जो है वो अपना डिफेंस मिलिट्री जो ट्रेड है, डिफेंस का जो ट्रेड है वो चाहता है कि वो बना रहे रशिया के साथ। देखिए S-400 मिसाइल की जो है 2 अभी रिमेन बची हुई है जो एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करनी है इंडिया को, और 2018 में ही इसका दिया गया था वो क्या बोलते हैं इसका मतलब बोला गया था रशिया को कि वो बनाए, ठीक है। एक्चुअली रशिया नहीं, इंडिया के साथ कोऑपरेट करके रशिया बनाता है, तो अभी तक वो मिली नहीं, ठीक है। यहाँ पे S-400 के अलावा ये सुखोई 30 है, MiG-29 है, ये सब का भी एक्सपोर्ट जो है अभी करना है, मॉडर्नाइजेशन करना था, तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से आए तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, इंडिया टू गेट बॉल नॉर्मल मानसून रेनफॉल दिस ईयर, तो ये भी आर्टिकल बढ़िया था। इल्निनो का प्रकोप इस साल होने वाला है और इसीलिए जो नॉर्मल मानसून होगा वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा और इससे हमारे क्रॉप्स पे काफ़ी गंदा असर पड़ने वाला है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेना पूरा। मैंने इस आर्टिकल को भी पढ़ा, तो ज्योग्राफी के हिसाब से वो आर्टिकल पढ़ना। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लंबा तो हुआ, लेकिन आज वीडियो आप लोग मिस मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। थैंक यू सो मच।